कि जब तक रोटी कपड़ा मकान की जरूरत रहेगी आदमी को, तो लॉजिस्टिक बिजनेस उस टाइम तक जीवित रहेगा। लॉजिस्टिक बिजनेस आज स्टार्ट करना हो तो मिनिमम कैपिटल क्या चाहिए? तो एक समर्पण और ट्रेड का नॉलेज यदि किसी के पास है तो कोई कैपिटल लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत प्लेयर है, उसको अपने आप ही साथ में लेना। आज APML इंटरनेशनल ब्रांड है। इंटरनेशनल आपने कैसे चालू किया? 2012 में वर्ल्ड की एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल मूवर एसोसिएशन, उसमें मेरा जाने का मौका मिला। तो उनको कहा कि 80 या 85 या 90 हज़ार शिफ्टिंग एक साल में हम करते हैं। तो खड़े हो गए। तो मतलब ऐसा क्यों? बोला हमारा तो 10 साल के अंदर भी 90 हज़ार नहीं होगा। ये कंपनी कितनी कैपिटल में आपने स्टार्ट करी? 3 लेकर तो 4 हज़ार आए थे मम्मी से। 6 महीने के अंदर 50 हज़ार रुपये की राशि इकट्ठी हो गई थी। इनिशियल जब 1 to 10 करोड़ की स्टेज पे थे आप, फिर 10 से 100 करोड़ पे और 100 से 1000, सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन कब थी? 100 से 1000 जाने में। कंपनी सारी है, पोर्टर वगैरह, ये भी आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटर है? उन्होंने कॉन्टैक्ट तो कर लिया, हजारों ट्रक ऑन बोर्ड कर लिए, हजारों क्लाइंट ऑन बोर्ड कर लिए, बट क्या वो कनेक्ट कर पाए क्या? तो हम डायरेक्टली एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आज आपको सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, बिना ब्रांड, बिना नेटवर्क, क्या आप फिर से ये बिजनेस बना पाओगे? उस टाइम पर और इस टाइम में एक फ़र्क ये है कि उस टाइम मैं 24 साल का था, आज 64 साल का हूँ। 24 साल की जो एनर्जी है वो एक अद्भुत होती है। 64 साल की थोड़ी सी उसमें कम आती है, पर अनुभव ज़्यादा हो जाता है। 24 साल की आयु में मेरी जिम्मेवारियाँ जीरो थी, क्योंकि मैं बैचलर था। 64 साल में पत्नी, बेटा, बहू, 2 पोते, थोड़ा सा उसकी सोच की भी जिम्मेवारी का दायरा बढ़ गया। मगर मैं इतना कॉन्फिडेंस है कि उस टाइम पर साधन कम थे, आज साधन ज़्यादा है। तो मैं इन साधनों के को दोनों को बैलेंस करूं तो आज भी वैसा ही बिजनेस बनाया जा सकता है, करना पड़ेगा। और जब भी कोई स्टार्टअप होता है, तो बिजनेस बनता है, तो हमारे बिजनेस का एक गुरु होता है कि जब आपको स्टार्ट करते हो, मेरे पिताजी की बात याद आती है कि जब भी काम करते हो तो बांदी बन के काम करो, और जब उसका मज़ा लेना है तो राजा बन के एंजॉय करो। बांदी का मतलब आप समझते हो कि जैसे नौकरानी, मतलब कोई लग गई तो पागल हो गया अपने काम में, वर्कर बनकर एकदम। बांदी का मतलब दासिया जैसे कहते, उसको बांदी से बोलते हैं। तो उनका पुराना लफ्ज उर्दू के हिसाब से वो बताया करते थे कि बांदी बन के काम करो, राजा बन के एंजॉय करो, उसको खाओ। तो अब फिर दोबारा ये जो कुछ चीज़ें थी, जो कंफर्टेबल जोन आ गया 64 साल की आयु में, उससे बाहर निकल कर फिर दोबारा वैसे वार्म ऊपर यदि मैं करूँ तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा बिजनेस खड़ा कर दूँ। हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, जब आपने स्टार्ट किया था। आज अगर कोई लॉजिस्टिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप वाइज बात करेंगे। सबसे पहले लॉजिस्टिक एक जैसे मैंने देखा, और सब लोग ऐसा देखते होंगे, कि जब तक रोटी कपड़ा मकान की जरूरत रहेगी आदमी को, तो लॉजिस्टिक बिजनेस उस टाइम तक जीवित रहेगा। जब उसकी डिमांड खत्म होगी तो शायद लॉजिस्टिक भी मर जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इन्फिनिटी है, मतलब रहेगी हमेशा। जब तक मन रहेगा तो रोटी कपड़ा मकान, कहीं कपड़ा कम हो गया तो थोड़ा सा दूसरी बात है, अदरवाइज रहेगी। तो लॉजिस्टिक बिजनेस का भविष्य बहुत बढ़िया है। अब उसमें 2-3 चीज़ आती है। एक कि भाई बहुत लोग आ जाएंगे, कंपटीशन हो जाएगा, तो शेयर बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है, शेयर बटेगा। दूसरा एक ये रहता है हर बिजनेस में, मंदी तेजी, जब डिमांड सप्लाई कम ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम मंदी आ जाती है। लोगों को जीने के लिए ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ता है, पर बचा क्या, वो मार खा जाता है। तो दोनों से हटकर जब आज मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के 40-42 हज़ार ट्रांसपोर्ट होंगे, लॉजिस्टिक प्लेयर होंगे, तो सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। कुछ लोग अपने लिए लॉजिस्टिक का बिजनेस खोलते हैं, कुछ लोग उनके लिए बिजनेस खोलते हैं जो क्लाइंट है उनकी कैसे सुविधा हो। जो अपने लिए खोलते हैं वो कुछ दिनों के बाद सिमट जाते हैं, और जो कहता है कि मैं मेरे क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ,
कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। रिलीजियसली, इनकी कहने से नहीं, क्योंकि आई हैव सीन पास्ट मैनी स्टार्टअप, उनका जब कहीं मीडिया के सामने बात होती थी कि मैं क्लाइंट का पेन के लिए, वो कहने वाली बात थी। यदि वो दिल से यदि क्लाइंट का पेन समझा और उसके लिए काम किया, तो वो आज भी चल रहे हैं, कल भी चलेंगे, हमेशा चलेंगे। तो लॉजिस्टिक का बिजनेस ऑल टुगेदर बहुत भविष्य बहुत बढ़िया है, और मैं समझता हूँ कि ये कभी एंडलेस बिजनेस, इट इज कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है, और क्लाइंट को क्या मिलना चाहिए उसके बारे में उसकी चिंता ज़्यादा होनी चाहिए। अगर सपोज लॉजिस्टिक बिजनेस आज स्टार्ट करना हो तो मिनिमम कैपिटल क्या चाहिए रहेगा? मेरे हिसाब से तो हमको एक लक्ष्य बढ़िया धारण कर लिया, और पहले साल के अंदर उस लक्ष्य के ऊपर काम शुरू किया, और काम करने के लिए केवल उसकी जो कैपिटल को मानता हूँ, वो केवल उसको अपना ट्रेड नॉलेज और एक डेडिकेशन, दो चीज़ यदि उसके पास है, तो कैपिटल के जो पार्टनर है वो 6 महीने बाद उसको अपने आप ही ज्वाइन कर लेंगे, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज मेरे को भी कोई ऐसा आदमी मिलता है कि ये बहुत किसी ट्रांसपोर्ट के अंदर जनरल मैनेजर है या कोई मैनेजर है, पागलपन है, समर्पित है, तो मैं उसको आज भी कहता हूँ कि बेटा एक काम कर, मैं 90% मैं पूरे पैसे लगाता हूँ और 10% का मालिक तू, 90 का मैं, लेट अस स्टार्ट इज। उसको कैपिटल की क्या जरूरत पड़ी? उसकी तो कुछ नहीं लगी, ऑफ कोर्स लगी जो मैं लगाई, पर उसकी कुछ नहीं लगी। तो एक समर्पण और ट्रेड का नॉलेज यदि किसी के पास है तो कोई कैपिटल लगाने की आवश्यकता नहीं, बहुत प्लेयर है, उसको अपने आप ही साथ में ले लेंगे। मिला के कैपिटल अगर मिल जाए, कैपिटल मिल जाएगी अगर आप डेडिकेटेडली काम करना चाहते हो। बिल्कुल सही। कैपिटल लगाने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैं। व्यक्ति विशेष नहीं मिल पा रहा जो मतलब ट्रेड में खोया हुआ, ट्रेड का मजा हुआ, ट्रेड का ज्ञान, समर्पित, सब कुछ छोड़कर दिन में, दोपहर को, रात में उसको केवल ये देखे कि मेरा क्लाइंट, सपने में भी उसको क्लाइंट ही दिखे, क्लाइंट का वेलफेयर। ऐसे मिल जाता है आजकल सर, ऐसे मिल जाते हैं। जब 42,000 ट्रांसपोर्टर है, उसके अंदर एवरेज एक आदमी के अंदर यदि आप सोचो कि 100 लोग भी काम करते होंगे, तो आज करीबन कितने होंगे? 4 करोड़ लोग तो हैं इस ट्रेड के अंदर। तो आज के टाइम में कितना डिफिकल्ट है ये बिजनेस स्टार्ट करना, या कितना इजी हो गया है कंपेयर टू लास्ट 10 इयर्स? उन लोगों के लिए बहुत ईजी है, दोबारा फिर मैं वही बात कहूँगा, जो डेडिकेट है और समर्पित है। और उन लोगों के लिए मुश्किल है जो सारी चीज़ बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेड है, ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज मैं आज भी कहूँगा, क्योंकि जो दिल्ली से हैदराबाद एक ट्रेन गई, तो आप कह सकते हो कि ट्रेन 6 बजे वहाँ पहुँच जाएगी चेन्नई में, पर ट्रक का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। दिन का तो कर सकते हैं, जैसे होता है ना ETA, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, तो वो टाइम के हिसाब से अराइवल बोल देते हैं फ्लाइट का और ट्रेन का, बट ट्रक का दिन बोलते हैं 4 तारीख को पहुंचेगा। उसको नहीं कि 4 तारीख को 2 बजे पहुंचेगा, ऐसा नहीं बोल पाते। तो जब तक ये डिफिकल्टीज है, क्यों कि वो हम हर स्टेट से जब निकलते हैं तो हर स्टेट के अपने कानून है, वहाँ पर कोई पुलिस खड़ी है, कोई RTO खड़ा है, कोई कुछ खड़ा है, तो उसका कोई टाइम नहीं कि 30 सेकंड ही रोकेगा आपको, वो 3 घंटे रोक सकता है, कई लोग तो 3 दिन भी रोक लेते हैं। तो उस तरह से जो ये अनसर्टेनिटी है इस ट्रेड के अंदर, इसके कारण हर व्यक्ति इसमें थोड़ा सा जो एंट्री लेने वाला है, जो वो सोचता है राइट। मैक्सिमम लॉजिस्टिक बिजनेस पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 90% से ज़्यादा कह सकते हैं। तो मतलब जिस तरीके से अभी हमारे जो दूसरे बिजनेसेस है वो सब ऑर्गेनाइज्ड वे में ज़्यादा आगे जा रहे हैं। हर इंडस्ट्री, कोई सी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, तो मतलब कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर सिस्टम ओरिएंटेड वर्क हो और ऑर्गेनाइज में इसको ले जाना चाहे तो देयर इज अ गुड स्कोप। बिल्कुल सही है। आज APML इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडिया के अलावा भी बाहर भी आपकी अदर कंट्रीज में भी सर्विसेज अवेलेबल है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इंटरनेशनल आपने कैसे चालू किया, इंडिया से आप बाहर कैसे? हाँ बिल्कुल सही कहा। अग्रवाल पैकर मूवर आज हाउस होल्ड नेम है इंडिया में।
जो टॉप के कुछ ब्रांडेड है 50 ब्रांड, तो उसको बोलते हैं कि वेल नोन ट्रेडमार्क, वेल नोन ब्रांड। तो वी आल्सो वन ऑफ देम वेल नोन ब्रांड। एक सेक्शन होता है इंटरनेशनल मार्केट्स में ना, इंडिया के हिसाब इंडिया से। मार्केट में। ओके 2012 में 2012 में एक कोई भी एक वर्ल्ड की एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल मूवर एसोसिएशन, IMA। IMA, अच्छा। तो उसमें मेरा जाने का मौका मिला। उस टाइम तक हमारे को कोई ज़्यादा जानता नहीं था। मैंने कहा कि हम हिंदुस्तान के कैरियर हैं, ऐसा है वैसा है। एंड दैट टाइम आई थिंक हम 90,000 शिफ्टिंग एक साल में करते थे, 85 या 90,000। अच्छा। तो उनको कहा कि 80 या 85 या 90,000 शिफ्टिंग एक साल में हम करते हैं। तो खड़े हो गए। तो मतलब ऐसा क्यों? बोला हमारा तो 10 साल के अंदर भी 90,000 नहीं होगा। बड़े से बड़े प्लेयर्स, अच्छा। शिफ्टिंग बहुत कम होती है उनके। हम सारा देश घेरा हुआ है, तो वह एक एक स्टेट घेरे हुए होते हैं, उसके बाद पूरा देश में उनका मतलब नहीं है ट्रांसपोर्टेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ, क्योंकि सारे वर्ल्ड के लोग वहाँ इकट्ठे थे, तो सेट होना चाहते हैं। तो मेरे साथ मेरे एक CEO थे, अजय गोयल जी। मैंने अजय गोयल जी तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अजय गोयल जी बोले जी अपने को कैश करनी चाहिए। उसके बाद वापस आए, एनालाइज किया, बातचीत की, लोगों से फ्रेंडशिप की, एसोसिएट बनाया, और धीरे धीरे करके हमने कुछ एसोसिएट्स बनाए। कौन से ईयर की बात है ये? 2012 के बाद 13-14 के। उसके बाद 2017 में बेटे की एंट्री हुई। तो बेटे को कहा कि ये जरा स्टडी करो इंटरनेशनल का मार्केट, इंटरनेशनल क्योंकि वो यंग है, वो ट्रेवलिंग भी कर सकता है। तो जब उसने ट्रेवलिंग की शुरू की, तो बोला पापा हम एसोसिएट कुछ जगह बनाए, कुछ जगह हम अपनी ही कंपनी रजिस्टर करें। क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप जैसे सिंगापुर में करोगे, वहाँ के रूल रेगुलेशन, उनकी कंप्लाइंसीज थोड़ी सी अलग है। यहाँ एक ऐसी चीज़ है, नहीं होता तो बोले चलो यार दे लेके नक्की कर लो। वहाँ तो कानूनी का कंप्लाइंस बहुत बोले जी कौन देखेगा। बहुत फर्में हैं जो वर्ल्ड वाइड है, इंडवाई है और है, उनसे मेरी बात हो गई है, एंड दे विल लुक आफ्टर। काम करते करते बात हुई, तो सबसे पहले ऑफिस हमने सिंगापुर खोला, रजिस्टर करी कंपनी। उसको इतना मज़ा आ गया कि सुबह 11 बजे उसने एप्लीकेशन डाली, 2 बजे उनकी रिक्वायरमेंट आई कि दीज एडिशनल पेपर भी चाहिए हमारे को। हमारे CA ने 2 बजे वो एडिशनल पेपर डाल दिए, और 4 सवा 4 बजे सर्टिफिकेट हाथ में आ गई, योर कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड। उसके बाद अगले दिन हम बैंक अकाउंट खोलने के लिए चले गए। तो वो बोला बाबा यह तो बहुत ही ईजी है, आप कहते थे कंप्लायंस ज़्यादा है। मतलब सब्जेक्ट टू आप रूल रेगुलेशन में टाइट हो, आपका एडवाइजर बढ़िया हो। तो उसके बाद फिर दूसरी कंपनी दुबई, फिर हमारी तीसरी कंपनी USA, फिर हम चले गए यहाँ इंडोनेशिया। अभी कितनी कंट्रीज में है APML? 10 कंट्रियों में हो गया, 11वीं कंट्री में शायद अभी ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। ओके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब जगह हमारे अपनी कंपनी, इंडिविजुअल पर्सनल कंपनी रजिस्टर्ड। हाँ, अग्रवाल पैकर्स PPL, APML। थोड़ा सा नाम अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स है किसी में, किसी का जो रूल रेगुलेशन अग्रवाल पैकर एंड लॉजिस्टिक है, अग्रवाल पैकर एंड ट्रांसपोर्ट है। तो उनके नियम है कि जो ट्रेड का काम करते हैं वो वर्ड बीच में आना चाहिए, ऐसा उनका है। ओके। तो उसके हिसाब से हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंप्लायंसेस अलग अलग होते हैं। ठीक बात है। आपने जब स्टार्ट किया था, आपका बैकग्राउंड लॉजिस्टिक बिल्कुल नहीं था, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैं एक रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स का पर्सनल हूँ, फौजी आदमी कह सकते हो आप। और परिवार अग्रवाल में पैदा हुआ, तो बिजनेस कहते हैं ना खून में ही होता है। जब भारतीय वायुसेना छोड़कर आया तो उस टाइम पर भी मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मैं लॉजिस्टिक में जाऊंगा। वो इत्तेफाक ऐसा बना कि जो मेरे अपने इमीडिएट कमांडर थे मिस्टर SC गुप्ता, मैं कश्मीर में था और वो भी कश्मीर से ट्रांसफ़र होके हैदराबाद आ गए थे। मेरे पिताजी उस टाइम हैदराबाद चले गए थे गांव छोड़कर 1980 में। तो गुप्ता जी ने किसी तरह हैदराबाद आने के बाद संपर्क की कोशिश की, मेरे संपर्क हो गया, मैं मिला उनसे, बोले भी क्या करते हो? उमला जी अभी तो कुछ नहीं करता, मैं कुछ करूँगा, अच्छा करूँगा।
तो बातचीत करते, उसकी पत्नी भी बहुत मेरे से थोड़ी सी प्रभावित थी, क्योंकि आई वॉज लिटिल बिट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। मैं 23-24 साल की उस टाइम पे आई हुई थी एयरफोर्स में। मैं लीग से हट के काम करता था। लोग करते थे 6 घंटे काम, मैं करता था 12 घंटे काम। लोग इस तरफ जाते थे, मैं उस तरफ जाया करता था। ऑनेस्टी रोज चीफ के लिए लोग एग्जाम्पल दिया करते थे, कसम खाते थे, बोले कि उसकी ऑनेस्टी की कसम मैं खाता हूँ। तो ऐसा करके मैंने मेरा अच्छा व्यवहार बना के रखा था। तो उन्होंने कहा कि ये काम करना, जब ये हमारा इतना बड़ा स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद, यहाँ 200-250 ऑफिसर है, हर हफ्ते एक ऑफिसर ट्रांसफर होता है, तो इनका काम करना शुरू कर दो। और यहाँ हमारे को तकलीफ बहुत है इस ट्रांसफ़र के अंदर, नानी याद आ जाती है। तो मैं बोला कि ये काम तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता। ट्रांसफर में पैकिंग होगी और होगी, ट्रक तो मैं कहीं ना कहीं आपका ले लूँ और कर लूँ, पर ये पॉसिबल नहीं है। फुल मैन पावर वाला वर्क है। तो भाई से संपर्क किया, तो भाई ने मेरे को कहा कि काम तो कर लेंगे पर मुश्किल है, हम एक बार उस ऑफिसर से मेरे को मिला दो, मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि काम लंबा मिलता रहेगा या जब तक ऑफिसर है जब तक मिलेगा। अगले दिन फिर पहुंच गए, मिले, बातचीत करी, तो उसको लगा कि काम हम करेंगे रमेश। भाई का नाम राजेंद्र अग्रवाल है। तो मैंने जब कहा कि ये करेंगे तो कैसे करेंगे, बोला कि आप चिंता मत करो, ही वॉज मेडिकल साइंस स्टूडेंट, मैं कल से ये मेरी स्टडी छोड़ दी, किताब बिकेगी, पैसा आएगा, चिंता मत कर, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। एक तो लग रहा था इसकी मेडिकल साइंस छुटवा रहा हूँ, फिर लग रहा था कोई बात नहीं, व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, शायद इसी के लिए हमारा भविष्य बना हो। तो इस तरह करके अग्रवाल पैकरमूर की नींव 1987 में एयरफोर्स स्टेशन डुंडीगल एकेडमी में रखी। 1987 में 87 हाँ, 86 में मैं आ गया था छोड़ के, और 87 में हमने अपना ये स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर हम पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं हुई। आज कुछ 30 इयर्स। हाँ, बस थोड़ी सी राशि चाहिए थी पेपर पापड़ छपाने के लिए, बिल्टी इनवाइस, उसके लिए 4000 की एक राशि थी। वो एक हमारे दोस्त जो हम डेली मिला करते थे, उसने अपनी माँ से दुआ दी। ये कंपनी कितनी कैपिटल में आपने स्टार्ट करी? अग्रवाल पैकर्स एंड मूव्स लेकर तो 4000 आए थे मम्मी से, मम्मी मतलब हमारे दोस्त की मम्मी को भी मम्मी कहता था, और 20-30 रुपए का हमने तेल डाल दिया था, पेट्रोल। तो हमारे हाथ में 3960 या 80 रुपए थे। उसके खान चाचा को हमने अपना पैसे दिए, उसने हमारे पेपर पापड़ छपाए सारे, इनवाइस, बिल्टी, चालान, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे 5-6 महीने के लिए। और 2 या 3 कंसाइनमेंट हमारे उस महीने उठ गए। 28 दिन के बाद वो 4000 रुपये की राशि लेकर मैं आंटी के घर गया कि जी आपकी वो राशि, तो हम डेट फ्री हो गए थे 28 दिन के अंदर। 4000 रुपये से कैपिटल से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और 28 डेज के बाद वो वापस कर दिए, तो 28 दिन में डेट फ्री थे हम। उसके बाद पैसा कितना आया था? तो 4,000 भी वापस कर दिए, और हमारा अपना पेट्रोल का और उसका काम चल पड़ा। ओके। और उस पेट्रोल के बाद फिर जहाँ हम रहते थे किराए के ऊपर, तो एक आदमी ने कहा कि यहाँ बाजू में बिल्डिंग बन रही है, वाई नॉट यू बुक इट। हमारे पास तो 100 रुपये भी नहीं थे। बोले यहाँ किस्तों पे दे देना आप, पर बुक कर लो, क्योंकि आप यहाँ आ गए तो मेरा पूरा बिल्डिंग बिक जाएगा। अच्छा। तो कोमती थे वो आंध्रा के, हमने बुक कर लिया। उस टाइम पर हमारे पास 6 महीने के अंदर 50,000 रुपये की राशि इकट्ठी हो गई थी। ओके। रेजिडेंशियल? ना कमर्शियल। ओके। MG रोड सिकंदराबाद। ओके, कमर्शियल। वो 50,000 की राशि उसको देकर बुक कर लिया, और वो धीरे धीरे करके ऑफिस में, पहला ऑफिस उन्होंने हमारे को ही बना कर दिया। एक सैंपल ऑफिस होता है ना, उसमें हम रहने लग गए। तो किसी को भी दिखाता था, देखो ये आ रहे हैं, ये वो वाले लोग हैं। तो ऐसे करते करते उसकी भी मार्केटिंग हो गई, हमारी भी हो गई, और वो काम जम गया। क्या बात है सर। सर, लॉजिस्टिक बिजनेस में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आते हैं, और हर स्टेज पे ये चैलेंजेस किस तरीके से चेंज होते हैं? सपोज आपने स्टार्ट किया तब क्या चैलेंजेस थे, फिर आप जब ग्रो कर रहे थे तब क्या चैलेंजेस थे, और अभी आप जिस स्टेज पे हो तब क्या चैलेंजेस है? जब लॉजिस्टिक के अंदर, तो यदि आप डिफरेंट एंगल पे कहे, मेरे अपने इनिशियल स्टेज से, हाँ, मेरी अपनी ट्रेड की बात कहूँ कि जब मैं स्टार्ट किए तो एक मैन पावर की जरूरत पड़ती है, अच्छे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है जब आप कोई बिजनेस करोगे। अच्छे व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो
अच्छे नहीं होते, मगर एक ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले का एक स्वभाव बन जाता है, उसको वो ये मान लेता है कि ऐसे ही कहते नहीं ये चलता ही है, ये तो ये कोई उसको कोई ज़्यादा वो नहीं कहता कि ये गलत है। अब किसी ने पूछा कि मेरी गाड़ी भेज दोगे, बोला हाँ भेज देंगे। फिर 2 घंटे बाद पूछा कि भेज दी, हाँ भेज दी। फिर वो कहता है कि यार गाड़ी वाले को बोलो जल्दी से निकल जाए, पर उसको क्या बोल दिया, भेज दी। पर रियल में गाड़ी वही है अभी, गाड़ी वही है, भेजी नहीं। 3 घंटे के बाद वो पूछता है कि भाई आई नहीं अभी तक। देखो बाहर निकल के आदमी को बोलो ना गेट के ऊपर, वहीं कहीं खड़ी होगी आजू बाजू में। फिर उससे पूछता है कि भेजी क्या नहीं भेजी, बोला सर अभी भेज रहा हूँ, आज वो टाइट है मार्केट। तो ये एक सिस्टम, ये हैबिट बन चुकी है और ये चलती जा रही है। तो मेरे को भी बाय डिफॉल्ट गिफ्ट में ऐसा ही माहौल मिला। तो जब मैं 5, 10, 15 लोगों से जब काम करना शुरू किया तो हर व्यक्ति ऐसे ही मिले। मैं रिटायर्ड डिफेंस का पर्सनल, और ये स्वभाव में हमारे था ही नहीं। ट्रांसपेरेंट 24 कैरेट है तो है, ना था ना, अवेलेबल है तो अवेलेबल, ना तो नहीं है तो नहीं है। तो मैंने ये सारा चीज़ सब लोगों से पूछा कि भाई ये चीज़ें इसको कैसे बंद करें, ये अपने कल्चर का हिस्सा नहीं है। उन सब ने ये कहा कि सर इसके बगैर अपना बिजनेस चल ही नहीं सकता, ये तो इसका रॉ मटेरियल है, छोटी मोटी झूठ बोलना। मैंने कि हम इनको जीरो करके काम करें तो कैसा करें, बस चल ही नहीं सकता, बंद हो जाएगा। तो मतलब भी चलो अब तो एक ही चीज़ हो गया तो बंद होगी या मैं चला पाऊंगा। तो दिमाग में ऐसा था। उस टाइम पर मैं दिल्ली आ गया था, 10-15 लोगों के बीच में काम कर रहा था। घर चला गया, घर जाकर उस दिन मिसिज ने कहा कि बहुत परेशान हो, क्या बात है। मतलब कि अपना पता नहीं अब ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि उसका तो बेस ही झूठ से है। तो दोनों से बातचीत हुई, तुम सोल्यूशन निकाल लोगे, आई नो वेरी वेल। फिर वापस आया, अगले दिन स्कूटर था मेरे पास में और पहाड़गंज में ऑफिस था। तो मैं आते आते तांगा स्टैंड के पास में एक स्टाम्प बेचने वाले की दुकान है, ये जो स्टाम्प पेपर बेचते, तो उससे 15-20 स्टाम्प पेपर मैंने लिए, याद नहीं आ रहा 5 रुपये के थे या 10 रुपये के थे। तो स्टाम्प पेपर लेकर मेरे ऑफिस में आ गया, पहाड़गंज ऑफिस था। मैंने सबको इकट्ठा किया, मैंने कहा कि भाई देखो आज है ना हम एक ओथ लेंगे। बोला जी ठीक है भाई, आज मैं मेरी तरफ से आपको सबको आदेश दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आदेश दे रहा हूँ कि हम झूठ नहीं बोलेंगे किसी कीमत पे, कैसे भी। सब लोगों ने बोला जी काम तो नहीं चलेगा, पर आप कह रहे तो ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे। सबने लिख भी दो अपने हाथ से, सबने लिख दिया। आज रमेश अग्रवाल जी का आदेश है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए हमने वादा किया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। फिर हमने दूसरी लाइन थोड़ी सी और है, लिख देना, कड़वी सी है, किसी को अच्छा लगे तो लिखना, तो मत लिखना। फिर भी आप झूठ बोलोगे तो इसका तो दोष या पाप जो लगेगा रमेश अग्रवाल और उसकी कंपनी को नहीं लगेगा, अपितु लगेगा भी बोलोगे तो वो आपको पर्सनल, आपके परिवार या जिसको भी आप नज़दीकी समझो उसको लगेगा। बोला ऐसे कैसे लिख दिए सर? बोला आपने इससे पहले वादा किया था झूठ नहीं बोलेंगे, अब बोलोगे नहीं तो लगना ही नहीं ना। तो बोला फिर भी गलती से, बोला भाई वो नहीं चाहिए, जिसको अच्छा लगे तो लिखो। तो उनमें से किसी ने नहीं लिखा, एक धर्मपाल शर्मा मेरे गांव के थे, नलवा के, उसने लिखा बस, और दस्तखत करके दे दिए। सारे पेपर इकट्ठे किए और दुखी हो गया मन। अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा एक हमेशा रहता है कि लक्ष्य जब आपने धारण कर लिया, निरंतर प्रयास करोगे तो वहाँ प्राप्ति होगी, ऐसा एक मेरा शुरू से मानना रहा। क्योंकि कोई कह नहीं सकता कि मैं डिफेंस में भर्ती हो जाऊंगा, तो मैं लक्ष्य किया कि मैं डिफेंस में भर्ती होना है। बोला कि अरे ऐसे कैसे हो जाओगे, तुम्हारा फिजिकली, मेरा वजन भी कम था उस टाइम पर। बोला मैं हो जाऊंगा। तो मैंने मेरा सारी चीज़ें गेन करी और मैं भर्ती हुआ। तो लक्ष्य बना लिया तो वो पूरा होता, मैं निरंतर प्रयास करने से। अगले दिन आया तो मैं धर्मपाल शर्मा का नाम लिखा बोर्ड के ऊपर, ही इज बीन प्रमोटेड नेक्स्ट सो ही इज अ गुड एसेट फॉर द कंपनी। और जब वो लिखा तो दूसरे लोग कहते हैं ना, अपने सुख से कोई अपने दुख से कोई दुखी नहीं होता, पर दूसरे के सुख से दुखी होता है। तो एक एक करके आया कि जी धर्मपाल शर्मा का प्रमोट कर दिया, पर हम तो इससे ज़्यादा काम करते हैं, इसको तो काम भी नहीं आता। बोला कि बट इट्स हॉनेस्ट एसेट टू मी, हॉनेस्ट आदमी बहुत कम मिलते हैं, और इसने दस्तक किए है।
तो नथिंग डूइंग। तो फिर 11 बजे 12 बजे एक एक आदमी आया, पेपर लेता गया, दस्तखत करता गया, पेपर लेता गया, दस्तखत करता कितनी गया। अच्छी स्ट्रेटेजी थी। और वो दिन 93 का दिन मेरे को लगा कि अब मैं 100 साल तक मेरी लॉजिस्टिक कंपनी चलेगी, क्योंकि झूठ की जो पिलर है उसको जीरो कर दिया। आज 42,000 ट्रांसपोर्टर हैं, तो इसमें से आपको यदि मैग्नीफाई ग्लास लेकर भी देखोगे तो कोई होनेस्ट आदमी, मतलब मैं नहीं कहता पीपल आर होनेस्ट, मगर उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इज ए पार्ट ऑफ जीने का पार्ट है। बिजनेस ओनर्स ने एक्सेप्ट नहीं, जो कस्टमर है उनने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन है तो मान के चलो कि शाम को पहुंचेगा या एक दिन लेट भी हो सकता है। तो वो हमने, ये मेरी प्रारंभिक की तकलीफ थी जो मैंने रिजोल्व करी, शुरुआत की। अब मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस हो गया, अब मेरे को हिला नहीं सकता। और जब स्केल कर रहे थे तब क्या चैलेंजेस आ रहे थे? तो ये एक चैलेंजेस हुआ। अब स्केल करने के बाद उस टाइम पर क्या होता था कि ट्रांसपोर्टरों को ट्रक लोन नहीं मिलते थे। ट्रक लोन, ओके, ट्रक के ऊपर लोन नहीं लोन मिलता नहीं था। मिलते थे, हाँ। ट्रांसपोर्टर को नहीं मिलता, जैसे वकील और ट्रांसपोर्टर को उस जमाने में कोई पैसा नहीं देता था। ओके। खुद के पास है नहीं, ट्रांसपोर्टर के पास कोई फाइनेंसर कोई पैसा नहीं देगा। एक तो प्राइवेट फाइनेंसर दिया करते थे, वो नाप शनाप लेते थे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेते आपका इनकम से भी कई गुना ज्यादा ले ले, मतलब आप उनके लिए कमा के दे दो, ऐसा था। मैं नाम नहीं लूंगा उन फाइनेंसरों के, यू नो बेटर, यदि आपको ही पता होगा उस जमाने के कौन से फाइनेंसर थे। मेरा सिकंदराबाद में ऑफिस था, तो एक पहचान तो वाले कहे कि जी किसी की गाड़ी किसी प्राइवेट फाइनेंसर ने फाइनेंस कर रखी थी, वो पेमेंट नहीं दे पाया उसकी, बोला कि मैं आपके ऑफिस के सामने खड़ी करके जाता हूँ, थोड़ा ध्यान रख लेना। बोला भाई हम तो बैठे रहते हैं, खड़ी कर दो, पार्किंग की जगह थी, उसने खड़ी कर दी। गाड़ी का नंबर आज भी याद है, AP10T2197। 10 एक दिन बाद आकर बोला कि यार खड़ी खड़ी खराब हो रही है, आप इसको चला लो ना, और जो कमाई हो उसमें से कुछ हिस्सा हमारे को दे देना, कुछ आप कम ले लेना। बोला बहुत बढ़िया बात, भाई कमा के तो देना है। तो मैंने एक ड्राइवर हायर किया, वासी ड्राइवर था, वो बोला जी मैं चला लूँगा। चलाया, कुछ हिस्सा उसको दे दिया। बोले यार कौन हिसाब रखेगा कितना आपने चलाया, कितना कमाया। मेरे लिए तो बड़ा, कृष्णिया मोटर थी उस कंपनी का नाम, अब मेरे ध्यान में आ गया। आप इसको ले लो। बोला मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं बोला कि आप इसकी इतनी कीमत है और 5 साल की 3 साल की किस्त बांध लो, आप देते रहना, मेरे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं लिख के दो, ये गाड़ी उसके दिन के बाद मेरी हो जाएगी। वो गाड़ी लिख के दे दिया। वो गाड़ी मेरे पास पहली गाड़ी आपने ऐसे ली, आ गई और चलानी शुरू कर दी। उसके बाद 1 महीने की किस्त गई। किस्त करने के बाद उसी ने बोला, दूसरी गाड़ी भी डिफॉल्टर थी, वो 297 थी और 98 थी दूसरी गाड़ी। बोले ये गाड़ी भी आप ले लो। तो मैं 2 गाड़ी का मालिक हो गया बिना कुछ पैसे लगाए। और वो 2 गाड़ियाँ आज याद करता हूँ तो पैसे का ढेर लगा दिया। इतनी कमाई थी उन दोनों गाड़ियों ने, जबरदस्त। मतलब एक भर रही है, एक विजयवाड़ा जा रही है, एक विशाखापट्टनम जा रही है। और उसके बाद थोड़े से पैसे और हो गए। होने के बाद फिर उसी आदमी ने फाइनेंस करके, ये तो उठाई हुई गाड़ियाँ थी, किसी से लाई हुई गाड़ियाँ थी, तो एक आधी गाड़ियाँ और फाइनेंस की। और ये चैलेंज वहाँ से मेरा जो था वो कह सकता हूँ। अभी फ्लीट क्या है सर, अभी कितनी गाड़ियाँ हैं? अब हमारे पास 2000 प्लस गाड़ियाँ हैं, पर्सनल, अपनी कंपनी के नाम से, अग्रवाल पैकमोर लिमिटेड के नाम से। और वो प्रारंभिक जब मैं शिफ्टिंग करता था तो पहला साल हमारा गया था कि 48 शिफ्टिंग हमने एक साल में की थी। फर्स्ट ईयर में 48 शिफ्टिंग 1987 में। आज हर घंटे 48 करते हैं, हर घंटे 48 करते हैं। तो दैट साल की कितनी हो जाती है? 1,60,000 प्लस हो जाती है। ओके, क्या बात है सर। और ये तो शिफ्टिंग है, साथ के साथ एक जो हम कॉमर्शियल में जब आए हैं तो हिंदुस्तान में भी एक अलग तहलका मचाया है कि भाई कमर्शियल मतलब समझा, जो इंडस्ट्रियल गुड्स, ओके, फिनिश गुड्स होती है, मशीन्स वगैरह, मशीन हो गई, मोटर पार्ट्स हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गई, तो जो हाई वैल्यू ज़्यादा है उसका काम में हमारी मास्टरी है। बट मेजरली अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स होम शिफ्टिंग, ऑफिस शिफ्टिंग, शुरुआत यहाँ से हुई थी। रात कहेंगे तो उसका टारगेट बड़ा हो गया। होम शिफ्टिंग, क्यों होम शिफ्टिंग एक लिमिटेड है, यानी कि आज साल भर में यदि मैं समझता हूँ कि होम शिफ्टिंग होती होगी तो मेरे हिसाब से 12 या 14 लाख होती होगी पूरे साल में, पूरे देश की, इसमें डिफेंस भी बना लो, ब्यूरोक्रेट्स लगा लो और सब लगा लो, तो 12-14 लाख के अंदर से मैक्सिमम लोग
आज भी माइंड सेट बना हुआ है, खुद ही 4 नौकर पकड़े और खुद अपना ही पैक करके लेके चले गए। कुछ धीरे धीरे करके इसकी तरफ मेट्रो सिटीज में ये चेंज हो रहा है। परिवर्तन आ रहा है। हाँ और छोटे शहरों में उसके क्यों इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ नौकर पकड़े, कुछ घर वाले पकड़े, कुछ रिक्शा वाले पकड़े, अपना लेके चले गए। बट हमारे जब सिस्टम का लोगों को पता लगता है कि यस ये हैसल फ्री है, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ये धीरे धीरे करके मैसेज आ रहा है, तो पीपल आर अभी एपीएमएल का मार्केट शेयर क्या है? ऑर्गेनाइज के अंदर कहें तो वी आर 50%। 50% मार्केट मतलब ऑर्गेनाइज जो लोग चाहते हैं कि पैकिंग हो, शिफ्टिंग हो, उसका 50% हम लेके जाते हैं। और ऑल ओवर इंडिया का मार्केट शेयर 50% इंडिया का। और वैसे कहें अनऑर्गेनाइज में, और जो खुद लेके जाते हैं तो उसके अंदर 1,12 या 14 लाख में से हम 1,60,000 लेके जाते हैं, तो इट कैन बी 10%। सो इतना बड़ा गैप क्यों है सर? मतलब 50% मार्केट शेयर एपीएमएल के पास है, कोई दूसरा अभी तक क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहा है वहाँ? हाँ, क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये तो एक मेरा मतलब ग्रोसरी का बिजनेस अकेला नहीं, कोई भी तो बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस खुद के चाहने से बिजनेस नहीं बढ़ता, वो क्लाइंट के चाहने से बढ़ता है। आपका काम है क्लाइंट को सर्विस दो, आपका काम है क्लाइंट का दुख, क्लाइंट का पेन, क्लाइंट का हर चीज़, उसके बारे में आप सोचते रहो। और जब एक स्टेज पे इतना सोचोगे कि क्लाइंट की तकलीफ है, इसको कैसे दूर करें, ये है तो कैसे करें, तो क्लाइंट इवेंचुअली वही अपने आप ही आपके बारे में सोचेगा। हमारे ऐसी एक छोटी छोटी एपिसोड है जो लोग कहते हैं कि वो केस हिस्ट्री बन गई। यदि मैं क्लाइंट की बात कहूँ, कोई असाइनमेंट आया था हमारा बम्बई से दिल्ली, ये श्री राम ग्रुप के किसी उनके ओनर का। जैसे ऐसे संदूक होते हैं पीतल के, उस जमाने के जड़ाऊ के होते हैं, राजस्थान में अक्सर आपने भिलवाड़ा से हो तो देखे ही होंगे, बिल्कुल दादी माँ के। बिल्कुल। तो वो संदूक उन्होंने मोल लिया था नया। आज भी मिलते हैं, वैसे एंटीक नहीं होते वो, एंटीक बना देते हैं, ऐसा मिलते रहते हैं, एट जब क्वाइट कॉस्टली। तो जब वो संदूक वहाँ से निकला, उन्होंने हमारे को दे दिया। बट दुर्भाग्य से वो गाड़ी हमारी उदयपुर के पास में एक्सीडेंट हो गई, और एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी की साइज 4 फीट छोटी हो गई, हेड कोलिजन हो गया, ड्राइवर को भी हमको काट के निकालना पड़ा था। वो किसी ने सामने से हिट कर दिया, रोंग साइड आ रहा था, हमारी छोटी गाड़ी थी। एनी हाउ सामान टूट गया। तो वो सूचना देने के लिए हमारे व्यक्ति को भेजा गया कि इंश्योरेंस की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और सूचना भी दे के आ जाओ कि आपका संदूक है ना इज नो मोर। तो व्यक्ति गया, बड़ी कोठी थी, गेट पे लिखाया, अंदर मैडम से बातचीत की। मैडम ने पढ़ते पूछा आते ही कि गाड़ी आ गई क्या? अब वो एकदम जो सूचना देने वाला वो चुप हो गया। बोला मैं क्या बताऊं अभी। तो धीरे से कहा मैडम क्या था उसके अंदर, पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली कि एक संदूक था, पीतल का था, बाईकला में एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, वहाँ से मैंने परचेज किया था, कीमत भी 1,08,000 रुपये थी, ऐसा सारा उसने ले लिया। उसने फ़ोन करके हमारे बम्बे ऑफिस में कहा कि यार एक बाईकला में एग्जीबिशन लगी हुई, यार इस तरह का संदूक था, एक बार देख कर आओ ना। आदमी ने भेजा, बोला कि हाँ अवेलेबल है, 1,12,000 में मिल रहा है। बोला नहीं, मैडम ने 1,08,000 में लिया था। उसने बातचीत करी, बोला हाँ चलो आपको भी 1,08,000 में दे देंगे। तो क्या ये संदूक लेकर बाई एयर कल आ सकता है क्या दिल्ली? तो 2 आदमी की बातचीत के बाद वो बोला यार 1,12,000 का, 1,08,000 का अमाउंट है, एक बारी थोड़ा सा ओनर से भी बात कर लूँ क्या मैं? तो वहाँ छोटे भाई बैठते, बोला हाँ भेज दो। वो बम्बे आ गया, परचेज कर लिया, दिल्ली आ गया, और अगले दिन यही लड़का वहाँ पे वापिस लेकर गया और उसको कहा कि मैम देखो ये आपका आ गया। बड़ी खुश हुई, कुछ भी एकदम साफ सुथरा आ गया। बोला यार आप तो बहुत बढ़िया, जैसा था वैसे आ गया। तो उसने कहा कि मैडम जैसा था नहीं है, ये दूसरा है। बोला क्या मतलब? बोला कल मैं ये बताने आया था मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई, और थैंक गॉड मेरे को ये अवेलेबल मिल गया। शी वॉज क्राइंग, उसके आंखों में आंसू थे खुशी के कि ऐसे भी ट्रांसपोर्टर होते हैं। उस दिन हमारे को उसने कहा यू आर नॉट ओनली गुड्स कैरियर, यू आर आल्सो इमोशंस कैरियर। तो उस दिन के बाद हमारी और हिम्मत बन गई और एक इमोशंस कैरियर का किताब मिल गया। तो आपका जो ये था कि इमोशंस कैरियर कितने हैं,
गुड्स कैरियर बहुत मिल जाएंगे। गुड्स करियर बहुत मिल जाएंगे। तो ऐसे कैरियर को फिर भविष्य में कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया वो क्लाइंट के दर्द को समझते हुए हमेशा काम किया, और वही एक ऐसा कारण बना कि हर 6 महीने में 4 महीने में एक नई इनोवेशन ला देते हैं। लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारे सोचता कौन है? बोला हमको नहीं सोचते, हमारे क्लाइंट का जब भी कोई पेन देखते हैं हम, जब उनसे मिलते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको फिर देखा नहीं जाता, उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। इतनी माइक्रो लेवल पे जाते कैसे हो? मतलब जी मेरा जो पहला सिपाही है क्लाइंट के घर में कौन जाता है? वो पैकर्स, वो सुपरवाइजर, वो छोटा सा लेबर, वो क्लाइंट से डे टू डे बात करता है, इंटरेक्ट करता है। मैं चला गया मान लो इत्तेफाक से, तो मेरे को कुछ दिखेगा नहीं, सब अच्छा अच्छा दिखेगा। उनको झेलना पड़ता है। तो वह आकर जब हमारी एक बैठक होती है हर 4 तारीख को महीने की, उसमें हमसे उनसे पूछते हैं कि क्या देखा, अच्छी चीज देखी वो मत बताओ, कोई खराब देखी वो बताओ, क्लाइंट का कोई ऐसा अनुभव बताओ जिसमें उनको पेन सा लगा हो। तो उसमें चर्चा होती है, फिर उसके ऊपर काम होता है। और एक चीज जो धीरे धीरे निकल कर आई, ये पूरी इंडस्ट्री आज भी महसूस नहीं कर रही होगी, पर आज नहीं तो कल करेगी। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, फ्रिज, टीवी, ऑडियो, वीडियो, जो घर में हम शिफ्टिंग करते हैं, इसकी कंडीशनल वारंटी होती है 5 साल, 7 साल, 8 साल। और जब हमने और गहराई से इसमें स्टडी करी तो ये पता लगाया कि 38% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ये सामान जो है, इनका अपने जो गारंटी पीरियड से पहले सर्विस स्टेशन में आ जाना। भी का 5 साल है तो क्यों आए 2.5 साल में, सही बात। क्यों आए 3 साल में? तो हमारे लोगों ने एक्सेप्ट ये कर लिया कि होगा शिफ्टिंग साफ्टिंग में कहीं ना थोड़ा मोटा हो जाता है। तो उसको वो ज्यादा बुरा नहीं मानते, रिपेयर में करवा लेते हैं, एक्सचेंज एक्सचेंज कर दिया, बेच दिया, डिस्पोज कर दिया, तो ऐसा वो मानते हैं। तो हमने और डीप स्टडी करी, यदि घर सामान का यदि शिफ्टिंग करे तो एक ह्यूज नंबर्स ऑफ क्लाइंटों का, आप 30-40% बोल रहे हैं ना? 38% इन रुपीज के अंदर, ओके, एक करोड़ों के अंदर ये नुकसान होता है। मैन्युफैक्चर इस पे काम पे लगते हैं कि कहाँ गलती हो गई, बट इट इज नन ऑफ देयर फॉल्ट है तो केवल लॉजिस्टिक कंपनी का फॉल्ट है। लॉजिस्टिक कंपनी इसको अपना फॉल्ट इसलिए नहीं मानती, ये एक हिस्सा है। तो ये जो डैमेजेस आते हैं, ये 0.78 0.78%, मतलब 0.8% का डैमेज। ये कितना हो गया नंबर्स में, कितना हो गया 0.8% अगर अपन टोटल माने तो? इसको टोटल यदि आप जीडीपी का हिस्सा कहोगे इलेक्ट्रॉनिक्स का अपन तो 300 करोड़ का हो गया, 300 लाख करोड़ का हो गया, 300 लाख करोड़ का। उसमें से और ब्रेक करते रहे। मैं भी पूरी लॉजिस्टिक की कंपनी के अंदर बात करूंगा कि मैं ओनली अभी घर सामान की शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। घर सामान प्लस देयर आर मेनी इंडस्ट्रियल शिफ्टिंग आल्सो, कमर्शियल शिफ्टिंग, उसके अंदर भी मैं अभी आऊंगा। तो फिर हमने कहा कि अब करें क्या, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। 6 महीने लग गए। अल्टीमेटली पता लगा कि जब हमारे जो हाईवे इतने बढ़िया है, उस पर गाड़ी चलती तो नथिंग हैपन, बट हाईवे के बाद काफी बार ऐसे देखने को मिला कि जो कनेक्टिंग रोड होते हैं उसमें कोई उबड़ खाबड़, कई जगह एक शार्प कर्व आता है, वहां जंपिंग बम्पिंग होती है और झटके लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उसके कारण डैमेज हो जाते हैं। फिर और डीप में गए तो देखा कि जैसे आप जहाज में बैठे होंगे, तो जब आपका जहाज चलता है तो मैनी टाइम्स एयर होस्टेस बोलती है कि अभी बैड वेदर आने वाला, रफ वेदर, प्लीज पुट योर बेल्ट, सीट बेल्ट। तो हम अपनी बेल्ट बांध लेते हैं और बम्पिंग जंपिंग तो होता है, मगर कुछ चोट नहीं लगती, झटका नहीं लगता। सेव में आजकल कार में भी अपने सीट बेल्ट बांध देते हैं। तो जब और गहराई में देखा तो इन रफ रोड के ऊपर चलते हैं तो भी जंपिंग बम्पिंग वैसी होती है जैसे जहाज में होती है। अब वहां कोई अनाउंस करने वाला तो है नहीं कि पुट ऑन योर बेल्ट्स, तो इन बेजुबानों को भी दर्द होता है, इनको भी बेल्ट से बांधना चाहिए, ऐसा हमने महसूस किया। तो बेजुबानों की दर्द को महसूस करने वाली पहली कंपनी है अग्रवाल पैकर्स लिमिटेड, और उन्होंने
उसके बाद जो नेक्स्ट जो काज किया कि एक ट्रक का डिजाइन किया, इट टुक 3-4 मंथ्स, उसमें फिटेड विद द बेल्ट्स एंड चैनल। जो डैमेजेस हो रहे हैं लॉजिस्टिक्स में, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने ट्रक का डिजाइन किया, ट्रक डिजाइन किया। वोल्वो आइसर से एक ट्रक बनवाया, हाँ। उन्होंने मदद करी, उसके बाद डिजाइन हमारी टीम ने किया और वो एक ट्रक बनकर आया दैट इज फिटेड विद बेल्ट्स एंड चैनल्स। अब हर आइटम जो बम्पिंग जंपिंग में जैम करती थी वो जैम नहीं करेगी, वो बेल्ट से बन गई। बेल्ट से। फ्रिज, टीवी, ऑडियो, वीडियो, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, तो जो All the electronic डैमेज नाम की जो चीज थी वो ऑलमोस्ट नियर टू जीरो हो गई। और जब हमको चस्का पड़ गया कि यस वी कैन डू, तो हमने और गहराई स्टडी करी कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स है हिंदुस्तान का, जो बड़ा चैलेंज है, जिस लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया स्लोली, अब इसके ऊपर भी काम करें। फिर हम गए कि 300 लाख करोड़ का जो काम है पूरी जीडीपी का, तो उसमें जो लॉजिस्टिक का भाड़ा जो किला है वो 9 लाख करोड़ है। ओके। और 300 लाख करोड़ में से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक तो होता है ट्रक एक जगह से गया दूसरी जगह चला गया सीधा, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट लोडिंग, डायरेक्ट अनलोडिंग। पर 50% ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं जाते, जो बीच में रुक के नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। यदि आपके पास एक ट्रक में 100 आइटम आते हैं, हर जगह आप 25 आइटम भेजना चाहते हो गुवाहाटी, दिल्ली से, तो आप कोई डायरेक्टर तो नहीं लगाओगे, स्टॉपेज होंगे अलग अलग सिटीज में, महंगा पड़ेगा। हाँ। तो ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं कि हब एंड स्पोक मॉडल होता है, वो फैक्ट्रियों से, गोडाउनों से मटेरियल उठा के लाते हैं, अपने गोदाम में रखते हैं। ये छोटा चाइल्ड वेयर हाउस होता है, चाइल्ड गोडाउन बोलते हैं इसको। चाइल्ड से ये मदर वेयर हाउस में चला जाता है शाम के टाइम पर, मदर वेयर हाउस टू अगले मदर वेयर हाउस। लाइक गुवाहाटी का माल है, गुवाहाटी का आजू बाजू का, तो मदर टू मदर जाएगा, मदर के बाद फिर वो चाइल्ड में जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह का एक सिस्टम है जिसको हम एंड स्पोक बोलते हैं। तो 2 लोडिंग अनलोडिंग यहाँ हुई, 2 लोडिंग अनलोडिंग यहाँ हुई, वहां पर हुई। तो इस लोडिंग अनलोडिंग के प्रोसेस को बोलते हैं हमारी भाषा में ट्रांसशिपमेंट। मोर ट्रांसशिपमेंट सामान उतरा चढ़ा, ट्रांसशिपमेंट। तो मोर ट्रांसशिपमेंट मोर डैमेज, लेस ट्रांसशिपमेंट लेस डैमेज, जीरो ट्रांसशिपमेंट जीरो डैमेज। तो ये सारा लोडिंग अनलोडिंग और बम्पिंग जंपिंग के कारण हो जाता है। तो हमने कंसेप्ट हुआ कि ये जो लोडिंग अनलोडिंग जंपिंग के कारण होता है, ट्रांसशिपमेंट के कारण, इसको कैसे अवॉइड किया जाए। जो घर सामान में हमने प्रयोग किया था और वी रीच टू द नियर टू जीरो डैमेज डिलीवरी, उसको फार्मूले को यहाँ भी अप्लाई किया इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। तो सारा जब हमने जोड़ा इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर, तो 120 लाख करोड़ का जो ट्रांसशिपमेंट होता है, 120 लाख गुड्स वर्थ का ट्रांसशिपमेंट होता है। मतलब 300 लाख करोड़ का 40%। हाँ, 120 लाख करोड़ वर्थ का। और जिसका 0.8 या 0.758 लगा दें हम, तो इट ऑलमोस्ट कम्स आई थिंक 85,000 करोड़। इसको जब नंबर से 85,000 करोड़, तो हम हिल गए, तो बहुत बड़ा है, इस पे काम शुरू कर दें। तो हमने इसके ऊपर काम शुरू किया कि लेट अस हैव ए एक्सपेरिमेंट, और ऐसे 30-40 क्लाइंट हमने सेलेक्टेड किए। एक टीम बनाई अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों की कि आप उनको कहो कि ये डैमेज हाँ होता है 0.8%, मतलब इंश्योरेंस से क्लेम ले लेते हैं, हमारा फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोर्टर बहुत बढ़िया हमारे, बहुत ध्यान देते हैं, मतलब इतना तो देखो आप समझते हो इंडस्ट्री में होगा ही, आज से नहीं, बहुत पहले से होता रहा है। मतलब वेरी गुड, होता है ना, हमको यही पूछना, पर यस होता है। हमने कहा कि अब ये नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, हंसते हैं ना आप, कोई कहते हो अरे यार कोई जादू कर रहे हो क्या आप, भाई गाड़ी में जाएगा, बम्पिंग करेंगे, जंपिंग करेंगे, रोड ब्रेक कराएंगे, उतरेगा चढ़ेगा, तो बोला ये नहीं होगा। तो हमने फिर कहा कि ये स्मार्ट व्हीकल है, उसकी वीडियो हमने दिखाई। वो बोला ठहरो भाई, अपने छोटे अफसर को, बड़े अफसर को, CMD को, MD को बोला जी देखो ये है। देन दे एक्सेप्टेड दिस फार्मूला, एंड आज हमारी करीबन फ्लीट के अंदर जो 2000 प्लस फ्लीट है, उसमें 500 प्लस स्मार्ट व्हीकल बन गई। इसका नाम ने स्मार्ट व्हीकल विच इज फिटेड विद बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट एंड चैनल्स। ओके। और वह स्मार्ट व्हीकल ने मिराकल कर दिया कि डैमेज नाम का वर्ड जो है इन रेस्पेक्ट टू लॉजिस्टिक, वो आने वाले टाइम में हट जाएगा। मगर हमारे अकेले से नहीं होगा,
ये पूरे जो 42,000 ट्रांसपोर्टर्स है, स्लोली जब उन लोगों को भी एक्सेप्ट करना मोदी जी पड़ेगा। ने कहा था कि स्वच्छ भारत 2014 में, तो लोग हंसे थे, बोले भारत और स्वच्छ, ये क्वाइट इम्पॉसिबल। आज रेलवे स्टेशन जाकर देखो आप बड़ौदा का रेलवे स्टेशन जाकर देखो, जहाँ आदमी नाक बांध कर जब मारता था और पटरियों के ऊपर से जाया करता था, मतलब किसी तरह एक बार स्टेशन छोड़ दूं मैं, इतनी बदबू आया करती थी। आज आप वहाँ बैठ के खाना खा लो, कोई ना कोई बदले चेंजेस लाने वाला चाहिए। करेक्ट। अगर एक ने शुरुआत कर दी तो दूसरे को फिर बिजनेस में रेलेवेंट रहने के लिए, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बिजनेस में रेलेवेंट वैसे भी नहीं रह पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें हमने एंट्री कर ली। तो अभी 0% डैमेज हो रहा है, मतलब 0% है अभी डैमेज? मेरी जब भी स्मार्ट व्हीकलों में मटेरियल जाता है, हाँ, हम मतलब दोनों हाथ खड़े करके बोलते हैं कि 0% डैमेज ही डिलीवरी होगी, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं। ये मशीन होती है हमारी मेडिकल इक्विपमेंट, ये लोग बाई एयर लेके जाया करते हैं। हमने कहा कि बाई एयर क्यों लेके जाते हो, आप 2 लाख किराया देते हो, मेरा तो सरफेस के ऊपर किराया 40,000 रुपये लगेगा। बोला ये नहीं, मजबूरी है, हमारी 2-2.5 करोड़ की मशीन है, वी डोंट वांट टेक रिस्क। क्यों? या कुछ ना कुछ डैमेज हो ही जाता है, उस डैमेज का परसेंटेज हुआ तो ये भाड़े से भी महंगा पड़ता है। तो हम जंपिंग बम्पिंग को अवॉइड करने के लिए बाई एयर लेके जाते हैं। मैंने कहा कि कितनी कीमत है, पहला कंसाइनमेंट जब लेके आया इसकी 1.5 करोड़ रुपए, 1,70,00,000 रुपए। मतलब ये चेक ले लो आप, मेरे को लेके जाने दो। वो मशीन मैंने मुंबई से उठाई और एक जगह थी धनबाद, पटना के कहीं पास में, किसी मेडिकल हॉस्पिटल में देनी थी। वो डिलीवरी दे दी, उसके बाद वहाँ से मैसेज गया, मतलब मेरा चेक वापस दे दो। सही पहुँच गई। वो दिन आज दिन है, दे स्टार्टेड गिविंग बाई रोड। अब आप बाई रोड लेके जाने लग गए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं आता था, बोला ये क्योंकि महंगी मशीन है, ये जा ही नहीं सकती, इसको तो बाई एयर लेके जाएंगे, सो साधन से लेके जाएंगे। तो हमने कहा कि हमने स्मार्ट व्हीकल बनाई है जिसमें बम्पिंग जंपिंग नहीं होती, होगी तो इसके जो वुडन का जो फ्लोर बना दिया, वो इम्पैक्ट जो शोक था वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस तरह का डिजाइन बना दिया हमने कि जिसमें कोई भी ब्रेकेज होएगा तो पहले वो वुडन पे आएगा, मशीन पे नहीं आता। हाँ, तो बहुत काम किया। तो इसलिए वो डैमेज को जीरो कैसे करना एक शुरुआत हो गई। फेज 2 हम और खोलना है, क्योंकि जो सामान बिल्कुल कम होता है, 5 आइटम 10 आइटम, जिसको कहते हैं कि ट्रांसमिट अनअवॉइडेबल, उसका भी हमने इलाज कर दिया। फेज 2 में हम लाएंगे, अभी मैं ज़्यादा उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बिकॉज ओपनिंग होगी दशहरा 2026 में। थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं? उस कंपनी का नाम दिया है हमने mytruckingbox.com। ओके। तो उसके नाम से वो खोली है, एक नया स्टार्टअप है। ओके। और ऑफकोर्स अग्रवाल पैकमूर का ही एक हिस्सा है, और एक बड़ा मार्केट में लॉन्च करेंगे कि शायद इवन छोटा कंसाइनमेंट भी जीरो नाम की चीज़ ना हो। जब डैमेज की बात आती है लोगों की, तो कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि यार मेरा SME वाले, आज 6 करोड़ SME है, कि मेरा ही कंसाइनमेंट चला गया, मेरा, क्योंकि हैंड टू माउथ रहते हैं, मैं असाइनमेंट गया, जाते ही मेरे को पेमेंट लेना है, वो लिख देता है कि सब्जेक्ट टू डैमेज करेक्शन। वो अपना आदमी भेजता है, डैमेज को सॉर्टिंग करता है, उसकी वैल्यूएशन करता है। ठीक है यार, 3 लाख कमा ले, 20,000 का बाजू में रख लो, मेरे को 2,80,000 तो दे दो। वो उसको एक डर सा लगा रहता है। और अब हम कह रहे हैं कि ये आपका कोई डर नहीं है, आप मेरी गाड़ी में दो, जो डैमेज फ्री व्हीकल जो आपने बनाई है, आपका जो 20 वहाँ है आप मेरे से ले लेना, आप 280 का चेक वहाँ से ले लो, 20 का चेक मेरे से ले लो। इतना कॉन्फिडेंस हम उसको दिलाते हैं। सर, पर्टिकुलरली आपकी कंपनी और आप कस्टमर सेंट्रिक है, आप लोगों का कस्टमर से इंटरेक्शन भी होता रहता है। तो पिछले कुछ सालों में आपने इंडियन कंज्यूमर्स के बिहेवियर में क्या चेंज नोटिस किए? जो 5-7 साल पिछले हम बात करें, उसमें क्या चेंजेस आपने इंडियन कंज्यूमर में नोटिस किए जो ड्रामेटिकली आए हैं? मेरी इंडस्ट्री के हिसाब से पूछूं, हाँ, आपकी तो दे हैव बिकम ए मोर डिमांडिंग। पहले, आज से यदि 5 साल पहले कोई बात नहीं, चलता है, वाई दे हैव बिकम मोर डिमांडिंग। और हमारे लिए ये फायदेमंद क्या है कि बस दे बिकम ए मोर डिमांडिंग, वी गो अगेन और वन मोर इनोवेशन, हम और इनोवेशन में घुस जाते हैं कि मोर दे डिमांड,
मोर वील more रिसर्च, you give, yeah. तो इस तरह से मोर डिमांडिंग बने। मेजरली जेनजी कंज्यूमर्स है, यंग कंज्यूमर्स है, या जो एक 30-35 के बाद वाले कंज्यूमर्स है, आप लोगों का मेजर कस्टमर कौन रहता है? हमारा यदि आज कहो कि जो 35 प्लस वाले ज़्यादा क्लाइंट है ओके। और 35 नीचे वाले कम है, क्योंकि जब घर सामान शिफ्ट होता है तो पीपल दे स्टार्ट 1 बेडरूम, देन दे 2 बेडरूम, फिर 3 बेडरूम, जब तक वो सेक्रेटरी बनता है भारत सरकार का, द एज ऑफ 58 और तो उसके बाद फिर एक बढ़िया बंगला मिल जाता है। तो वो एक, इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि 2000 क्यूबिक फीट करीबन सामान उसके पास हो जाता है। जब स्टार्ट करता है वो 350-400 से स्टार्ट करता है। ओके। तो क्यूबिक फीट के हिसाब से वो हमारे ज़्यादा क्लाइंट है। और शिफ्टिंग मेजर जो पैकर्स एंड मूवर्स जो आपकी सर्विसेज है, वो मेट्रो सर्विसेज, मेट्रो सिटीज में ज़्यादा यूज होती ना, है? हमारे टोटल पिन कोड है हिंदुस्तान के 18,000 सम प्लस। हाँ। तो 18,000 में से हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो 11,000 प्लस पिन कोड कोड आप में लोग करते हो? हम करते हैं। तो आप अगरतला लगा लो, वहाँ लेह लद्दाख लगा लो, क्योंकि लोगों को वहाँ एक बैंक होगा, एक आईपीएस होगा, एक आईएएस होगा, एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, तो इनको तो शिफ्ट करना ही है 3 साल की। तो मेरे को तो हर जिले में सर्विस देनी है। आपने इतने साल, 30 साल आपको बिजनेस में हो गए? 38 साल 38 से प्लस हो गए। आज के टाइम में इंडिया में वेल्थ क्रिएट करना इजी है या डिफिकल्ट हो चुका है पहले से कंपेयर करें तो? यदि पूरे हिंदुस्तान में सबके लिए कहें, हाँ, तो सबका अपना अपना एक एटीट्यूड होता है। एक आदमी वो पढ़ाई इसलिए करता है कि मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, तो उसकी वेल्थ तो उसके हिसाब से प्रोरेटा होती रहेगी। वो अब लाख रुपए महीना लेगा, फिर 2 लाख लेगा, फिर 3 लाख लेगा, तो बताओ जिंदगी भर 60 साल तक कितनी होगी? यू कैन कंपेयर इट, अनलेस देयर इज समथिंग, कोई गलत काम ना करता हो, तो उसकी तो वेल्थ ऐसे ही क्रिएट होगी। दूसरा जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, उनकी वेल्थ के लिए एक ह्यूज स्कोप है। मगर कौन व्यक्ति? वो व्यक्ति जो अपने क्लाइंट के बारे में, समाज के बारे में और राष्ट्र को मद्देनजर रख के एथिकली काम करता है, उसकी उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो यदि मैं कहूँ, यदि कोई आदमी अपना काम जल्दी कमाने वाला करता है, कोई इधर उधर, जो अपने भाषा में कहते हैं कि अनएथिकल, उसको शुरू में तो खुशी होती है और अपने आप को वो आपने कहता है कि मैं सफल हूँ, और लोग भी उसको सफल मान लेते हैं। मैं देखा ये शहर में गया था, अब आज बड़ी कार के साथ वापस आ रहा है, लोग तो सफल मान लेते हैं, मगर उसका जो अंत होता है ना, एक महाभारत में शकुनी का नाम सुना होगा। बिल्कुल। जब वो हमेशा जीता तो लोग सफल कहा करते उस टाइम, उसको देखा कोई भी 500 साल है सफल है, पर उसका अंत कैसा हुआ? तो उनको कोई सफल, मेरी भाषा में मैं नहीं मानता, शॉर्ट टर्म वह शकुनी की अंत का उनका हाल होता है। तो उसको आप सफल मत मानो। सफल कौन होता है? यदि मेरे से पूछे, धनवान होना जरूरी है, धनवान के साथ कीर्तिमान होना भी जरूरी है। तो धनवान और कीर्तिमान का समावेश करोगे, वो सफल आदमी है। बट वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ चुकी है पहले से उन लोगों के लिए जो धनवान प्लस कीर्तिमान। धनवान एक टाइम के बाद पता नहीं कब रात सुबह उसका कहें कि आप देखते होंगे खूब धनवान बने हैं, और वो फिर उसके एक टाइम के बाद नाम मतलब माल्या, अनिल अंबानी जी, ये खूब धनवान बन चुके हैं, पर अल्टीमेटली धनवान कोई लोग तो सफल भी खूब कहा करते कि ये है वो है, गीत भी सफल होके गाए हुए थे। तो उनकी वेल्थ बनी, तो लाभ क्या हुआ? जो कंटिन्यू अपना दोनों का समावेश करके काम करता है, उनकी वेल्थ बनेगी। और पहले से यदि कंपेयर करें तो एथिकली और ये सब मिलाओगे, उनके लिए बहुत आसान है। मेरे को आज कोई पूछे कि भी सबसे आसान क्या है, कि मेरे के भी धन कमाना, वेल्थ बनाना, ये मेरे लिए सबसे आसान है, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं पड़ता। मतलब फिर कैसे कौन करता है? मेरे क्लाइंट करते हैं, मैं तो उनके बारे में सोचता हूँ, वो मेरे बारे में सोचते हैं, इतना ही तो है। मैं क्यों मेहनत करूँ इसके लिए?
बहुत आपने बहुत इजी सरल शब्दों में बता दिया, बट काफी टिपिकल चीज है ये भी। बट हाँ, अगर आप बताना आपके हाँ। कस्टमर्स के बारे में सोचो तो वो आपके बारे में सोच लेंगे। कुछ दिन सोच के देखते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि सर होता नहीं, आजकल के क्लाइंट आपको पता नहीं बहुत मी निकाल लाते हैं, अच्छा माल भेजते हैं, उसके बाद भी वो रिजेक्ट करके भेज देते हैं हाँ। और फिर हमको डिस्काउंट देना पड़ता है। मैं शायद बोल रहा था, एक बहुत बड़ी सेमिनार थी सूरत में अभी एक हफ्ते पहले, सारे व्यापारी थे जो 100 करोड़ से प्लस वाले व्यापारी थे। तो मैंने लगा कि मेरी 2-3 बात मान लो कि आप 90 दिन का पढ़ लो कि जो व्यापारी बोलेगा वो सही है, जो बोलेगा सही है। आपने प्रोडक्ट गलत भेजा, कोई बात नहीं सर, भाई सर कितना हुआ, मैं 10% का हुआ, मैं आपको क्रेडिट नोट भेजता हूँ और बताइए भाई लेट पहुंचा, इसका नुकसान हुआ, मैं आपके लिए हेल्प करता हूँ, ये मैं उठा लेता हूँ जो आपका रिजेक्टेड हुआ। आप 90 दिन तक उसके साथ जैसा वो बोले वैसा करो, क्योंकि क्लाइंट कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा अपना एक दिमाग में डाल लो, हाँ। क्योंकि वो भगवान का हिस्सा होता है, भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये भी नहीं बोलता। 90 दिन तक यदि वो आपने कर लिया, उसके बाद भी फिर भी बोलता रहता है, तो आप उसको डिलीट कर देना। उसके बाद फिर देखना कि क्या रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वो भी थक लेगा। करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपसे कनेक्शन छोड़े। 90 दिन के बाद बोले कि भाई साहब मैंने बहुत कोशिश करके सारी बात आपकी मान ली, अब है ना अपन बहुत प्यार से डिपार्ट होते हैं, अब मैं आपको लंबी सर्विस दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा अलाउ नहीं करती मेरी बैलेंस शीट, तो आप छोड़ दें। वो आएगा, भाई साहब क्या बात करते हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको कैसे छोड़ दूं मैं, तो आपका परमानेंट ग्राहक हो जाएगा। एट द एंड आप आपके कस्टमर के बारे में सोचो, वो आपके बारे में सोच लेगा। इनिशियल जब 1 to 10 करोड़ की स्टेज पे थे आप, फिर 10 से 100 करोड़ पे, और 100 से 1000 सबसे ज्यादा टफ सिचुएशन कब थी? 100 से 1000 जाने में 100 से 1000 जाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? एक परिवर्तन लाना था सबके स्वभाव में। जो एम्प्लॉइज काम करते थे, Culture स्टाफ मतलब। काम करते थे, हम थे, हमारे साथ के पार्टनर थे, क्योंकि हम एक चीज को, भाई मेहनत को ही ज्यादा कहते थे कि मेहनत रिजल्ट देगी, मेहनत रिजल्ट देगी। टेक पे थोड़ा सा कम विश्वास था, अपने लिखने पढ़ने पे ज्यादा विश्वास था, तो वो कल्चर को चेंज करने में टाइम लगा। तो उसको चेंज स्लोली कर दिया गया। तो वो दैट वाज वेरी चैलेंज वाला टाइम था। चैलेंज वाला टाइम। हाँ, मतलब हर एक बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो पहले फाउंडर ओनर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे वो स्केल होता है, देन वो सिस्टम्स बनते जाते हैं, एसओपीज बनती जाती है। तो अब एसओपी 1000 से 10,000 जाएंगे, हमारे कोई तकलीफ नहीं है, आराम से चले जाएंगे, क्योंकि सिस्टम बन चुका है। सिस्टम बन गया। एक आप लोगों ने ब्रांड एस्टेब्लिश हो गई। बस आपको केयर संभालते रहना है कि जो आपके मूल्य है वह दाएं बाएं तो नहीं हो रहे, कि क्लाइंट के यदि थोड़ा सा पेन हुआ तो वो पेन ये समझो कि आपकी उंगली पे हो रहा है। वो रात को जग रहा है तो सोचो कि आपके कहीं ना कहीं सिस्टम हिल रहा है, तो वो आप संभालते रहो। तो इनिशियल आपने एसओपीज कैसे सेट करना चालू किया कि जब आपको लग गया कि अब ये 100 के बाद इसको 1000 पे ले जाने में बहुत चैलेंजेस आएंगे, तो आपने कैसे एसओपीज को सेट किया? क्योंकि आप बहुत अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में हो, पर्टिकुलरली लॉजिस्टिक बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें एसओपीज कैसे सेट करी? मैं आपको पहले कहूँ कि पहले हमारा जो सिस्टम था अप टू 100 करोड़, तो हमारे जितने भी जो हमारे साथ के जो कुलीग हैं, हमारे जो साथी हैं जो काम करते हैं, कर्मचारी जिसको भी आप कह सकते हो, उनको हम कहते थे कि टू इन्फॉर्म देम, इन्फॉर्म करते थे कि कल से ऐसा कर लेना, ऐसा ऐसा कर लेना। वी वर इन्फॉर्मिंग देम एंड दे वर टू, वो अपना फॉलो करना शुरू कर देते। जब कौन कमांड कर रहा है? एक आदमी का दिमाग चल रहा है। बाद में सोचा कि ये भी तो इंटेलिजेंट है, इनके भी घर में जब ये अपना मकान बनाते होंगे, अपना कुछ परचेज करते होंगे, तो क्या मेरे से पूछ के आते हैं क्या? दे आल्सो दे टेक देयर ओन डिसीजन। तो इन्फॉर्मेशन को इन्वॉल्वमेंट में बदल दिया, रिस्पॉन्सिबल कर दिया, इन्वॉल्वमेंट कर दिया। अब इन्फॉर्म नहीं करते, इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो सब लोग मिलके सामूहिक निर्णय लेने लग गए।
बात बन गई। फिर उसके बाद फिर जो सब लोग बैठ के जब निर्णय लेते हैं वो एक नियम का हिस्सा बन जाता है। भाई ये तकलीफ आई थी, अब बताओ क्या करना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एक मंथन हो गया, उसके बाद चलो ये निकल के आता है, ये हमारे नियम का हिस्सा है। वो नियम बनते गए। बट कितना कितना डिफिकल्ट होता है सर जो एसओपीज हम बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना? दो तरह की होती है, एक तो होती है प्रो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रो बिजनेस, ठीक है। जो हमारे साथी जो काम करते हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए, उनका जो चल रहा है उसमें बड़ा मुश्किल आता है, उसमें समय लगता है हैबिट चेंज करने में, मतलब हैबिट चेंज करने, उसमें तो मटके की तरह है, आप अंदर हाथ लगाओ, ऊपर हैमर मारो, वो भी लकड़ से, तब मटका सेव लेता है। तो उसी तरह उसमें परिवर्तन में बहुत चेंज वो बहुत बड़ा चैलेंज है जो हुआ, बट हो गया। आपकी एसओपी बन गई तो आपने नहीं बनाई, यदि आप बनाओगे तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। आपके 5 लोगों से बनवा लो आप, भाई ये होना चाहिए क्या, सब लोग इकट्ठे होकर इसमें सामूहिक निर्णय लेंगे, यहाँ होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, तो किसका निर्णय हो गया, सबका हो गया। अब इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो क्या सेठ का ऑर्डर है भाई, नौकरी करनी है तो सबका करना ही इन्वॉल्वमेंट पड़ेगा। जरूरी है, कोई सबका भी। इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सपोज जो भी ये कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, जो 1 से 10 करोड़ की रेंज में बिजनेस कर रहे हैं, अभी टर्नओवर कर रहे हैं, तो उस स्केल पर ज्यादा सिस्टम नहीं होते बिजनेस के अंदर, एक ही आदमी सब काम कर रहा होता है। करता है, और वहाँ सिस्टम होंगे भी, हाँ, तो स्केल बहुत धीरे बढ़ेगा, वो धीरे बढ़ेगा। हाँ, तो ये कब आपको सिस्टम्स एसओपीज बिल्ड करनी चाहिए आपके बिजनेस में? एक सूटअप चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम तो बन गए पर उस स्केल तक बने हैं। उस स्केल के बाद जब सिस्टम बनने होते हैं तो आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ एक सीईओ चाहिए, एक सीएफओ चाहिए आपको वहाँ पे। हाँ, प्रोफेशनल चाहिए। 2 तरह के होते हैं, एक प्रोफेशनल आप एग्जिस्टिंग में से उठा लो, उनको एक बना दो, प्रोफेशनल आप बाहर ले आओ, बाहर से ले आओ। तो बाहर से लाने वाला वो एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ, वो टीम अंदर की टीम को एक्सेप्ट नहीं वो होता है। एक्सेप्ट होगा नहीं। हाँ, तो आप अंदर से जहाँ promote कर गलती दो। हो जाती है, हमारे भूल चूक हो जाती है कि लेट हिम ब्रिंग, वी शुड, मतलब मेरा अपना अनुभव है, उसको हम एज ए कंसल्टेंट लेके आ जाए कुछ दिन तक, एडवाइजर लेकर आना। वो 6 महीने एज ए कंसल्टेंट रहेगा, उनको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा कि सर ये आदमी बहुत बढ़िया है, इसको जाने मत देना। तो कहते इसको फिर हम बना लें अपने कंपनी में, रोल पे ले लेना, बोला हाँ ले लो, तो दैट कंसल्टेंट कैन बिकम ए सीईओ या जीएम, जैसा आप सोचते हो। 6-7 महीना उसकी जब तक बॉन्डिंग हो जाए पूरी टीम के साथ, और उसके बाद देन यू कैन प्रमोट हिम फॉर द पोस्ट। यदि उसको डायरेक्ट लाकर रख दिया तो आपके घर में झगड़ा, आप सेचुरेट हो गए 100 करोड़ के ऊपर, अब लाए कैसे, क्योंकि वो जो अच्छा उसको लाकर इनको निकाल दिया, ये चले गए तो दुकान फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि 15-15 साल का अनुभव है सबको, क्लाइंटों को जानते हैं, पूरा सिस्टम को जानते हैं, सारी चीज जानते हैं ना। तो प्रोफेशनल को आप एज एडवाइजर लाओ, टीम के साथ पूरी बॉन्डिंग 6 महीने के बाद काम, एडवाइजर को कोई मना नहीं करेगा, वो उनकी हेल्प कर रहा है। और 6 मंथ्स के बाद आप उसको प्रमोट कर दो, या आप अंदर ही इंटरनल जो है उनको प्रमोट कर दो। सारे मिलकर उन्हीं से पूछो कि ये तो बोले जी ये हम इनको ही हेड मान के इसके नीचे काम कर लेंगे, क्यों एक्सेप्ट हो जाएगा वो। अभी कितनी वर्कफोर्स क्या है सर, अभी कितने लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि देखें हम तो वी आर 8,000 प्लस 8,000 प्लस ऑल ओवर इंडिया। क्या बात है। आज अगर कोई नया स्टार्टअप आता है विद गुड टेक्नोलॉजी, बिग फंडिंग, तो उससे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, स्पेशली फैमिली रन बिजनेसेस लाइक अग्रवाल पैकर्स एंड मोर, आप लोगों को कहाँ चैलेंजेस आएंगे, आप लोग कैसे उन लोगों को फेस करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सबसे पहले तो मैं मेरी ट्रेड में कहूँ कि जो स्टार्टअप है उसका लक्ष्य क्या है, मार्केट शेयर, उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य ये है कि मैं इस इंडस्ट्री को वो ऐसी चीज़ दूं जो इंडस्ट्री को रिलीफ मिले, प्रॉब्लम और भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो, और जो मेरे लाखों करोड़ों के जो डैमेज होते हैं वो जीरो हो। फिर तो चैलेंज दे देगा। यदि वो ये कहे
कि मैं क्लाइंटों को धीरे धीरे करके एक्वायर कर लूंगा, तो जिस स्पीड से एक्वायर करे उस स्पीड से वो खत्म हो वापस जाएगी। खत्म भी हो जाए। तो उसका पीरियड हम जनरली बोलते हैं ये मतलब 11 महीने वाला। 11 मंथ पीरियड। हाँ, जैसे रेंटल होता है ना 11 महीने का, तो 11 महीने वाले हैं, मगर मार्केट को खराब कर देंगे वो 11 महीने। हाँ, 1 साल के लिए मार्केट खराब कर। एक ट्रांसपोर्ट थी, नाम भी ले दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, रिविगो। कौन सी? रिविगो, रिविगो। मिस्टर गर्ग साहब की थी। ये बहुत एकदम तेजी से आया था हाँ। और सारे देश भर में उसको रिविको हो गया था, और उसने 4,000 ट्रक भी मोल ले लिए थे। और कोई ऐसा टीवी का चैनल नहीं होता जिसमें उसका एमडी इंटरव्यू नहीं देता होगा। ओके। गडकरी जी ने बुला लिया, एक दिन प्रधानमंत्री की आवाज़ बोलते ना, उसके अंदर भी उससे क्वेश्चन पूछा था। तो हम बोले यार ये कल वाला, पर वो छा गया क्योंकि अच्छा बोलता था। तो फिर हमारे कुछ ट्रांसफर बोला कि यार इसकी कितनी ये तो 11 महीने तो ज़्यादा हो गए, 2 11 महीने वो निकाल देगा। क्योंकि उसका जो लक्ष्य क्या था, वो लक्ष्य के अंदर कहीं भी वो नहीं थी कि मेरा समाज, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरे लोग, मेरे क्लाइंट, इनका भला हो। बस वो है कि मैं किसी तरह मार्केट वो नंबर्स कर लूं और इन्वेस्टर पैसा डाल दे, वो क्या होता है ना, सीरीज बी, ए बी सी, उसमें धन आए, एक बढ़िया सा दुबई में अपना मकान ले लूं, उसके बाद इन्वेस्टर को 1-आधा% देख के आईपीओ निकाल लूं, उसका 0.1% या 1% रहेगा, बाकी लोग मरे मारे जीते रहे। बट जैसे अभी कंपनी आ रही है पोर्टर वगैरह, ये भी आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटर है? घूम फिर कर वही आता है कि उनका अगेन जो अल्टीमेटली क्लाइंट है, हाँ, वो कितना, एक होता है कॉन्टेक्ट, एक होता है कनेक्ट। उन्होंने कॉन्टेक्ट तो कर लिया, हजारों ट्रक ऑन बोर्ड कर लिए, हजारों क्लाइंट ऑन बोर्ड कर लिए, दिस कॉल्ड कॉन्टेक्ट। बट क्या वो कनेक्ट कर पाए, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए क्या? तो कनेक्ट जब तक नहीं कर पाता, और ये चीजें कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इन्होंने कभी मतलब जब तक कोई व्यक्ति नंगे पांव नहीं किया तो धूप की गर्मी का क्या पता है एहसास होगा। तो ये सब केवल एक ही ध्येय पे आते हैं कि मेरी टॉप लाइन हो जाए, इन्वेस्टर पैसा डालते, और धीरे धीरे के इनका एक ध्येय मैंने पढ़ा था कि जी पहले साल हम 200 करोड़ जलाएंगे, तीसरी बार बर्न अंग्रेजी में बोलते हैं, फिर उसको सौर जलाएंगे। तो मैं मेरे लोगों से पूछा यार इसकी हिंदी बताओ क्या होती है। मतलब लक्ष्मी को हमने तो कभी जलते हुए जलाते हुए देखा नहीं, मैं तो बनियों का लड़का हूँ, इसको तो रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये बर्निंग और ये वाला बड़ा मुश्किल है। तो बोला जी अपने को नहीं यही बस सीखा, यही रहने दो आप। मेरे CFO सब लोग बोले जलाने वाला, वो बहुत हमने जलाने वाले देखे, 98% 99% ये स्टार्टअप अपना पैक करके बांध जाते हैं। जब लक्ष्मी जलाती है तो लक्ष्मी उसको अपना दिखा देती है। तो ये जलाने जलाने का काम नहीं हमारे को। तो पहली जब लोन लिया था तो उसको ही 28 दिन में वापस कर दिया था। तो हमारी तो कल्चर ही अलग है। कल्चर अलग है। हाँ, तो धीरे बढ़ते हैं, बट स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ हमारी सॉलिड होती है। कोई भी बिजनेस हो, प्राइस वॉर आज हर बिजनेस में है। लॉजिस्टिक्स में आप इसे किस तरीके से देखते हो? प्राइस वॉर यहाँ पे भी है, या आप इसको कैसे सॉल्व करते हो इस इशू को? 1 महीने की बात है, 15 दिन की बात हो गई कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ गए तो हमारा जो रॉ मटेरियल है कुछ चीज ऐसी है, एक पैट वगैरह, प्लास्टिक वगैरह बढ़ गया, प्लास्टिक की टेप है, दूसरी हमारी स्ट्रेच फिल्म है जो लपेटते हैं, तीसरी कार्डबोर्ड के ऊपर हम अपनी पीपी शीट लगाते हैं। तो ये 3-4 चीज हमारी बढ़ गई। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्रूड। और कोई कम नहीं बढ़ी। जो 118 रुपए किलो स्ट्रेच फिल्म आता था, जो पोली फिल्म जिसको बोलते हैं हम, वो आज मेरा 198 या 200 रुपए पर किलो हो गया। तो आप लगा सकते हो कि 60-70 बढ़ गया। 50% बढ़ने के बाद हमारी सारी एकदम अर्जेंट मीटिंग हुई कि क्या करना चाहिए, क्यों फाइनेंस वालों ने कॉल कर ली मीटिंग। तो हमारे इसमें से 3-4 लोगों ने कहा कि कुछ भी बढ़ने तो हमको रेट नहीं बढ़ाने। तो ऑपरेशन टीम को बुलाया गया कि क्यों नहीं बढ़ाने चाहिए। बोला जी हमको ऐसे मौके पर रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, तो करें क्या रेट नहीं बढ़ाने तो उन्होंने कहा कि हम इसका अल्टरनेट निकालेंगे। नीचे ग्राउंड के लोगों तक पहुंच गए हम, जो रियल में ऑपरेशन के अंदर डे टू डे इन्वॉल्व है। तो बोला सर देखो मॉनसून तो है नहीं, जो स्टेज फिलिंग अपन एक फ्रिज के या एक टीवी के या एक अलमीरा के 240 ग्राम लगाते हैं आज,
बोला ठीक है, हम इसी को चार लपेटे न देकर, मानसून तो है नहीं तो हम 2-3 महीने के लिए क्यों ना हम इसको थोड़ा सा कम करें। मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे मोबाइल में है कि हमने उसको 240 ग्राम का 125 ग्राम पे लेकर आए, नथिंग हैपन, सेम सेफ्टी। तो अब मेरी फिल्म आधी अपने आप ही यूज होने costing लग कम हो गई। गई। अब मेरे को क्या बेनिफिट होगा जब ये रेट वापस 118 भी आ जाएंगे, तब भी तो मेरी जो ये हैबिट है लोगों की, ये वहीं वही रहेगी, रहेगी। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनी है। तो हम किस एंगल से सोचते हैं, हमने कहा रेट बढ़ गए, कट 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 बढ़ा दो रेट, उनको मैसेज दे दिया एक क्लाइंट भी क्लाइंट को, भैया रेट बढ़ गए, रेट बढ़ गए, ठीक है बढ़ गए तो बढ़ा दिया, पर दूसरे भी बढ़ा रहे हैं, वो भी बढ़ा रहे हैं, तो आपने परिवर्तन क्या, डिफरेंट कैसे हो आप में आप? क्या डिफरेंट है, क्यों आपके साथ वो अटैच रहे, रहेगा, क्यों सही आपको वो अपना माने, क्योंकि देखो 10 ने बढ़ा दिए पर ये 11वें ने बढ़ाए। कहीं ना कहीं मोल है, आपको उस मोल को ढूंढना है कि हाँ यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे दूसरी जगह रेट बढ़ रही है वहां पे हम सेम ही रखेंगे। मगर रखेंगे सेम, इतना होते ही आपकी सोच बदलेगी, उस पर काम होगा, हाँ। तो देख लेना रास्ता निकल जाएगा। आपके एक्सपीरियंस से नेक्स्ट 10 इयर्स में ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व होएगी? जिस तरह के हमारा जो ट्रांजिट टाइम है उसमें आज हर्डल है, मेरे को कहते हुए कुछ वो लग नहीं रहा, बिकॉज हर स्टेट के अंदर कभी चेक पोस्ट जरूर हट गई, मगर फिर भी वो चेक करने की अथॉरिटी, वो कलेक्शन करने के लोग आ जाते हैं, जिसके कारण जो ट्रक ड्यूरेशन बढ़ जाता है, टाइम हाँ, जो ड्यूरेशन ट्रक चालक है हमारे, वो एक भयभीत हो जाते हैं, इनके एक भयमुक्त और एक भययुक्त, तो उनका जीवन भययुक्त सा हो जाता है, जिसके कारण वो इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते, जिसके कारण गाड़ियाँ 1000 बनती है तो ड्राइवर 800 ही होते हैं, तो 200 गाड़ियाँ कहीं ना कहीं खड़ी रहती है। तो ये आने वाले टाइम में ये सब जो भय है हाईवे का, ये सब लोग भयमुक्त हो जाएंगे, जिस तरह से हमारी सरकार की सोच है, सब कुछ है। तो भयमुक्त होने के बाद हमारी जो डिस्टेंस है उसका टाइम जो है वो कम हो जाएगा। जो कम हो जाएगा तो जो 1000 ट्रक काम करते थे वो उतना ही काम 800 ट्रक करेंगे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री का, और इसको जो भी जल्दी सॉल्व करता है हाँ, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। तो ये काम होगा। और दूसरा, जब ये एक काम, मैं सर्विस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि मैं सर्विस ट्रांसपोर्ट का खिलाड़ी हूँ, तो मेरे को ज़्यादा सोच उसी की होती है, ज़्यादा उसी में होता है। जब ये हो जाएगा तो आज कुछ लोग ट्रेन से भेजते हैं, कुछ लोग एयर से भेजते हैं, इसलिए कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, वहाँ कोई चेक पोस्ट नहीं होती, रास्ते में रोकने वाला पुलिस वाला नहीं होता, और कुछ कोई नहीं होता, हडल नहीं होती, तो सीधा पहुंच जाता है। तो हमारा जो कंसाइनमेंट होगा छोटी डिस्टेंस, लाइक चंडीगढ़ हो गई, दिल्ली से देहरादून हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ये एयर के टाइम के बराबर हम भेज देंगे, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के बराबर का टाइम हम देंगे। तो ये जब मैं एयर और ट्रेन के बराबर का टाइम में ट्रांजिट कर लूंगा, तो हमारा बिजनेस एक 25-30-40% बढ़ जाएगा। अगर एयर और रोड ट्रांसपोर्ट दोनों अगर इक्वल पे आ जाए तो 100% रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आज मजबूरन एयर पॉसिबल है ये। हाँ बिल्कुल, तो ये सारी हर्डल खत्म होने वाली है, धीरे धीरे हो रही है, कम तो हो रही है, वी आर कमिंग नैरो डाउन। अब जूम आउट नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार 2014 से पहले जूम आउट होता था ये, अब हमको आज कहते हुए ये कहते कि कम होगी, आज तो मैं कह रहा हूँ, उससे पहले कहते बढ़ेगी। उस टाइम हमारी सोच क्या थी, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। आज क्या करें, कम होएगी। ठीक है सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो भी कॉन्वर्जेशन बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर फाउंडर्स जो भी देख रहे हैं, उन्हें आपके एक्सपीरियंस से आप क्या एडवाइस देंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 1 से 10 और 100 एक हमारे जो व्यापारी है, एसएमई है, हाँ, और एक स्टेज के बाद आ जाते हैं लोग, तो सबको पता है एक परिवर्तन आना चाहिए। मतलब 1 to 10 करोड़ और 10 to 100 करोड़ के बाद एक परिवर्तन आना चाहिए, मगर वो ये देखते हुए भाई मैं बदल गया तो मेरे बाजू वाला जो कॉम्पिटिटर है वो तो नहीं बदला, तो मेरे को वो छोटी मोटी प्लस माइनस व्यापार में करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम उसको झेलते रहते हैं। कई बार कोई छोटा व्यापारी बहुत ठीक हो गए, फिर भी 2 कैश बुक रख लेता है कि ये देने की, ये दिखाने की, तो उसके कारण क्या होती है, उसकी एक
प्रोग्रेस है ना वो एक जाकर रुक जाती है, और नेक्स्ट पीढ़ी जब आएगी उसको वही गिफ्ट में मिलता है जैसा उसके जो पिताजी ने देखा किया, है, राइट। और फिर वो भी वैसा ही शुरू वो हो भी जाता वैसे ही है। सोचने लग तो जाता मेरा उन सब लोगों से एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि वो जमाने चले गए, अब अपने को 24 कैरेट ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इसको ये एक होती है स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, एक होती है प्रॉब्लम की स्टार्ट। ये करने के लिए स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है आपकी, प्रॉब्लम की स्टार्ट नहीं है। स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, इट विल बी रेक्टिफाइड, राइट। इट विल बी करेक्टेड लेटर ऑन सुंदर। और प्रॉब्लम की स्टार्ट होती है तो आप प्रॉब्लम की स्टार्ट से दूर होकर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम को झेल रहे हो, इट विल रेक्टिफाई। तो सबका मेरा यही है कि आज के दिन जब भी अपना बिजनेस जहाँ भी है आप, उसमें से परिवर्तन लाकर उसको एकदम 100% ट्रांसपेरेंट, फेयर, एथिकली, और सरकार फिर आपके साथ है। तो ऐसा एक बार परिवर्तन आ गया तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को कभी तकलीफ नहीं आएगी, और काम करते रहो। जब इन्होंने अपना लिया तो दूसरे को अपनाना पड़ेगा। भाई एक आदमी 100 रुपए की चीज 108 में बेचता है, यदि वो कोई सपोज करो वो 108 की ही लगा दी, उसके पास आ गई परचेज में, तो 116 की बेच देगा। करेक्ट। उसको तो 8 ही कमाने हैं, 7% 8% कमाना है। ठीक बात है। तो 100 के लिए तो 108 800, तो वो क्यों चिंता करता है, उसको तो अपना मार्जिन इतना ही है। तो वो भाव रखकर यदि अपन बिजनेस करेंगे तो हिंदुस्तान की जो दो तरह की इकोनॉमी है, एक डायरेक्ट, एक विजिबल, एक इनविजिबल, तो विजिबल इनविजिबल दोनों मिलाएंगे तो शायद जीडीपी हमारी पता नहीं कितने गुना जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ें बताई। थैंक यू सो मच।